गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। पोलराइजेशन क्या होता है और ये किस तरह के फिनोमिना को, लाइट के किस तरह के नेचर को एक्सप्लेन करता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पिछले सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स में, वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था और उसके हमने देखे थे कि किस तरह से डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इन ऑप्टिक्स। किस किस फिनोमिना को यूजिंग डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है हमारे पास, वो लाइट के, ये तो हमें बताता है कि लाइट का वेव नेचर होगा, ठीक है। लेकिन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हमें ये नहीं बताता कि जो वेव नेचर होगा लाइट का वो किस तरह का होगा, कि वेदर इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से हमें नहीं मिलती, क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के फिनोमिना को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी शो करती है और ट्रांसवर्स वेव भी शो करती है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेव, बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें ट्रांसवर्स वेव का, तो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं। और साउंड वेव्स में क्या होता है, जो आपकी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होंगी, वाइब्रेशन होंगी। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी उसी डायरेक्शन में आपकी वाइब्रेशंस होंगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल है साउंड वेव का, या एक जनरल एग्जाम्पल लें हम कि आपके पास एक तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसमें अगर आपने पत्थर फेंका तो क्या होगा, जो वेव्स होंगी आपकी वो क्या होंगी, आपको दिखेगा ना कि राउंड शेप में वेव्स क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी वही है और वही आपकी क्या है, वाइब्रेशन की डायरेक्शन है। तो वो कौन सी वेव होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव में जिस डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन में क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव की प्रोपोगेशन होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, आपका वाइब्रेशंस होंगी वेव की। उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे अगर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का, और हम देखेंगे कि जो आपका एक कुछ फिनोमिना ऐसा है कि जो जिसको हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, लॉन्गिट्यूडनल में तो वो एग्जिस्ट करता नहीं करता, लेकिन ट्रांसवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फिगर दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर जो हमारे पास है, फिगर 1.1 दिखाई दे रही है। इस फिगर के अंदर हमने क्या कर दिया, एक दीवार पे एक पॉइंट डी फिक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक टेबल हमने क्या किया, एक पॉइंट सी ले लिया जिसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। डी पॉइंट को, जैसे हमारे पास ये फिगर दिखाई दे रही है ना, ये जो फिगर दिखाई दे रही है, इन दैट फिगर, इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या है, जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला डी पॉइंट है, ये तो हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और जो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वो फिक्स नहीं है हमारे पास। बीच में हमने क्या कर दी, अब सी और डी पॉइंट पे हमने सी और डी पॉइंट के बीच में एक कॉर्ड को, एक धागे को बांध लिया सपोज, ठीक है ना। एक धागे को हमने बांध लिया और ये दो हमने स्लिट्स बना ली कार्डबोर्ड्स को यूज़ करके, S1 और S2। तो इस धागे को किस तरह से हमने क्या किया, धागे को डी पॉइंट पे तो फिक्स कर दिया, और सी पॉइंट पे, ये वाला जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे हम उस धागे को पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको धागे को सी पॉइंट पे पकड़ के खड़े हैं, और ये धागा किस तरह से है आपका, कि आपका ये S1 और S2 स्लिट के अंदर से पास कर रहा है। S1 और S2 क्या है, नैरो स्लिट्स हैं, जिसको हमने कार्डबोर्ड को यूज़ करके बनाया है। ये एक्सपेरिमेंट तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो पहले केस में तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका इसके बीच में सी और डी के बीच में धागे को आगे पीछे मूव करवाएंगे, कि पहले तो उसको डी की तरफ लेके जाएंगे, फिर थोड़ा सा सी की तरफ, पीछे की साइड, बैक साइड, किस तरह से मूव करवाएंगे, इस डायरेक्शन में। कि पहले तो हम इस डायरेक्शन में आगे की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसको पीछे की तरफ खींचेंगे। अगर सपोज़ ये डी पॉइंट की तरफ लेके गए और ये हम वापस उसको कौन से पॉइंट की तरफ लेके आए, सी पॉइंट को की तरफ लेके आए। अगर हम इस तरह से अपने धागे को, कॉर्ड को मूव करवाएंगे, तो उस तरह की, उसमें क्या बनेंगी, ऐसे जैसे इस तरह से
इस तरह से आप उसको मूव करवाओगे तो ऐसे मूव करवाने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और उन वेव्स को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। ठीक है, उसको तो हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने ये धागा यहाँ पे फिक्स कर लिया, यहाँ पे हम पकड़ के खड़े हैं इसको, और हम किस तरह से मूव करवा रहे हैं, इस तरह से मूव करवा रहे हैं। मतलब एक बार इसको थोड़ा सा इस तरफ आगे की तरफ लेके जाते हैं, ये इस तरह से हमारा ये सी पॉइंट है। एक बार तो इसको धागे को आगे की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे उस तरफ डी की तरफ, और फिर वापस उसको क्या करेंगे, सी की तरफ लेके आएंगे। तो अगर इस डायरेक्शन में इस थ्रेड को हम मूव करवाते हैं, कॉर्ड को मूव करवाते हैं, तो उसको उसमें क्या प्रोड्यूस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी। तो अब हम क्या करें, अगर हम ये लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगी तो इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव जो चलती हुई दिखेगी आपको वो भी कौन सी डायरेक्शन में दिखेगी, सी और सी डी के अलोंग दिखेगी, इस डायरेक्शन में। जो आपकी वेव चलती हुई दिखेगी वो इस सी डी के अलोंग दिखेगी, इस डायरेक्शन में आपको वो मूव करती हुई दिखेगी। ठीक है, और जो आपकी वाइब्रेशन होंगी वो भी कौन सी होंगी, सी डी डायरेक्शन में ही होंगी, दोनों सी डी डायरेक्शन में होंगी। तो इस तरह की वेव्स को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बना ली हमने इस तरह से इसके अंदर। अब जो हमारी स्लिट S1 और S2 स्लिट है, इस S1 और S2 स्लिट को हम क्या करें, किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा दें। जो ये नैरो स्लिट्स है ना S1 और S2, अब इसको हम रोटेट करवा देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे दिखा रखा है, ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरी बी पार्ट में हमने S1 को तो फिक्स रखा, जो S1 की पोजीशन ए फिगर में थी वही S1 की पोजीशन बी फिगर में है, लेकिन S2 की जो ए में थी उससे हमने क्या कर लिया, S2 फिगर में इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया। तो रोटेट कर लेंगे, रोटेट करने के बाद भी अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है तो उस वेव की प्रोपोगेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम उस S2 को और थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, नेक्स्ट जो हमारी फिगर सी फिगर में देखेंगे हम, इसको और थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, तब भी आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर हम क्या कर दें, इस प्लेन को हम बेसिकली स्लिट को मूव करवा रहे हैं, चेंज की स्लिट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लेन को चेंज कर रहे हैं। तो हम प्लेन को अगर चेंज भी कर दें, जिस प्लेन के अंदर से वो हमारी वाइब्रेशन मूव कर रही है, कि मतलब पहले तो सपोज वो XY प्लेन की तरफ मूव कर रही थी, अब हम उस वाइब्रेशन को, उस वेव को अगर YZ प्लेन में के अलोंग देखें तो उसमें क्या कोई चेंज आएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की, तो ट्रांसवर्स वेव में जैसे कि यहाँ पे फिगर सी जो आपका ए दिखा रखा है, इसमें एक ट्रांसफर वेव भी दिखा रखी है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वाइब्रेशन आपको मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी पे फिक्स कर रखा है, इस वाली फिगर में 1 में अगर हम देखें, डी पे वेव को क्या, इस थ्रेड को क्या कर लिया हमने, फिक्स कर लिया, बीच में 2 स्लिट्स के थ्रू इसको पास किया, और सी हमारा मूवेबल पॉइंट है। इस पॉइंट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सी को हम ऐसे ऊपर नीचे हिलाएंगे इस तरह से, जैसे जो हमारा पॉइंट सी है ना, इस सी, ये वाला जो पॉइंट सी है, इस सी को पकड़ के एक बार ऊपर लेके गए, फिर एक बार इसको नीचे ले आए, तो ऊपर नीचे ले जाने से जो आपका थ्रेड है वो ऊपर नीचे मूव करने लग जाएगा। तो वाइब्रेशन जो होंगी हमारी वो तो होंगी इस डायरेक्शन में, जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, जो वाइब्रेशन होंगी वो तो इस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, जो अभी एरो से दिखाया। और जो वेव की आपको वेव चलती हुई जो डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी है, वेव बेसिकली क्या होती है, वेव्स आर डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब जो डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी आपको मूव करती हुई दिखेगी, वो दिखेगी मूव करती हुई सी से लेकर डी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और एक्चुअली में जो वाइब्रेशन हो रही है, जो एनर्जी की डिस्टर्बेंस हो रही है, वो हो रही है इस वाली डायरेक्शन के अलोंग। मान लो ये वाली डायरेक्शन के अलोंग तो आपकी क्या हो रही है, वेव चलती हुई दिख रही है, और इसके परपेंडिकुलर जो ये वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अलोंग आपको क्या मिलेंगी, जो आपकी वाइब्रेशन होगी एनर्जी की, डिस्टर्बेंस की। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन आपको किस प्लेन के अलोंग मिलेगी, सपोज इस डायरेक्शन के अलोंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि आपकी ये किस तरह की वेव बनेगी, ये बनेगी एक ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और जो आपकी वाइब्रेशन है,
वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इस तरह की वेव हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो अब ये ट्रांसवर्स वेव S1 और S2 स्लिट के अंदर से पास कर रही है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, इस फिगर के अंदर क्या देखते हैं कि जब आपका ये वाली ए वाला जो हम स्ट्रक्चर लें जिसमें आपकी वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो S1 और S2 के पैरेलल ही है, मतलब जिस डायरेक्शन में S1 और आपने S2 रख रखे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही हैं, जो स्ट्रिंग है वो आपका मूव कर रहा है ऊपर नीचे, वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में आपको मिल रही है। तो आपकी जो स्ट्रिंग से जो वेव प्रोड्यूस हुई वो एज इट इज़ इसके अंदर से पास कर जाएगी। लेकिन जब आप इसके बी पार्ट पे आओगे, जब आप S2 को थोड़ा सा रोटेट करवा दोगे, तो रोटेट करवाने के बाद आप क्या देखोगे कि जो आपका S2 को आपने रोटेट करवाया, उस रोटेशन के कारण आपका क्या हो गया, उस रोटेशन के कारण आपका जो एम्पलीट्यूड था, उसका जो वेव का एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा था, जो मैक्सिमम वैल्यू जो ऊपर तक दागा जा रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्लिट नैरो है। ये मैक्सिमम हाइट तक जो आपकी जा रही थी यहाँ से, इस केस में जब आपका ये वाला केस था, मैक्सिमम हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, लेकिन अब वो मैक्सिमम हाइट रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो मैक्सिमम हाइट अब कहाँ तक जाएगी, इस पोजीशन तक जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अब आपकी कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो अब हमने क्या देखा, अगर हमने उस S2 स्लिट की डायरेक्शन को थोड़ा सा रोटेट करवा दिया, मतलब उसके प्लेन को अगर हमने चेंज कर दिया, तो आपको क्या मिला, यहाँ पे आपकी एम्पलीट्यूड में भी चेंज आ गया। दैट मीन्स जो आपकी लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव थी उसमें क्या हो गया, प्लेन को चेंज करने के साथ अगर वेव की डायरेक्शन जिस प्लेन में हम उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, उस प्लेन को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो प्लेन को चेंज करने के साथ उस वेव के प्रोपोगेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर प्लेन चेंज होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर होगी। अब उसके बाद जो अब क्या हो गया हमारे पास, अब हम क्या देखेंगे, अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गई। दैट मीन्स क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव में तो प्लेन को चेंज करने से को फ़र्क पड़ा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्लेन को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब जिसमें फ़र्क पड़ता है हम उसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव को। तो इसी एग्जांपल में हम क्या लें, इसी एग्जांपल में हम देखें कि हमारे पास जो ये ट्रांसवर्स वेव है, इस ट्रांसवर्स वेव में जब आपकी वेव सी से पास कर रही है, S1 से पास करी, फिर S2 से पास करी, तो उसमें कोई भी डिफरेंस, जो आपका ए वाला है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, एज इट इज़ आपकी वेव मूव कर रही है। लेकिन जब आप इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे बी वाले फिगर में, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। और जब आप सी वाले फिगर में देखोगे कि आपने बिल्कुल S2 स्लिट को जो उसकी पहले डायरेक्शन थी उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया, तो आपको S2 से लेकर D तक कोई भी वेव नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल वहाँ पे वेव को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो पाथ इतना सफिशियंट, वो स्लिट बहुत नैरो है, वो पाथ इतना सफिशियंट नहीं है कि जो आपका एम्पलीट्यूड वाइब्रेट कर रहा था स्ट्रिंग ऊपर नीचे मूव करके आगे D तक पहुँच सके। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, ऐसा करके यहाँ पे वेव को ब्लॉक कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब ट्रांसवर्स वेव को thus the transverse wave have different properties with respect to vertical plane as compared to the other plane। तो जो आपका वर्टिकल प्लेन है उसके कोरस्पोंडिंग ट्रांसवर्स वेव की अलग अलग प्लेन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसी तरह से इन्हीं वेव को जो हमने इसके थ्रू एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू पास करी, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमने वेव को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और उसी रिस्ट्रिक्शन को, रिस्ट्रेनिंग को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। तो द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रेटिंग द वाइब्रेशन ऑफ ए वेव इन ए पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज पोलराइजेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। अब इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, अब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है सी पॉइंट पे, है ना,
उस स्ट्रिंग जो ये सी पॉइंट पे हमारे पास, जैसे इस फिगर के अंदर ही देखें, ये सी पॉइंट पे हमारा सी पॉइंट मूवेबल है और डी पॉइंट हमारा फिक्स है। तो अब इस सी पॉइंट को हम इस तरह से भी मूव करवा सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे हम देखें ना इस सी पॉइंट पे, तो इसको इस तरह से भी मूव करवाया जा सकता है ऊपर नीचे, इसको पकड़ के इस तरह से भी मूव करवाया जा सकता है, इसको पकड़ के इस तरह से भी मूव करवाया जा सकता है। मतलब इसको किसी भी डायरेक्शन में हम परपेंडिकुलर तो रहेगा प्रोपोगेशन के, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से जब उसको देखोगे ना उसको, तो आपको एक उस स्ट्रिंग को बार बार पकड़ के, जब हमने स्ट्रिंग को पकड़ा पहले इस डायरेक्शन में हमने मूव करवा दिया, फिर हमने क्या किया स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया पकड़ के, और फिर स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया, तो आपको उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर बहुत सारी वेव्स उसके अंदर दिखेंगे। ये स्ट्रिंग बहुत सारी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, लेकिन अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे सी से लेकर इस सी पॉइंट से लेकर इस S1 पॉइंट तक तो बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जब आपका S1 के अंदर आएगा तो ये स्लिट बहुत ज़्यादा नैरो है, तो ये अपने अंदर से उन्हीं डायरेक्शंस को जाने देगा जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, जो डायरेक्शन इस S1 की डायरेक्शन के पैरेलल होंगी। दैट मीन्स क्या हो गया, जो बहुत सारी डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशन मिल रही थी S1 से पास करने के बाद वो आपको केवल एक डायरेक्शन में मिलेंगी, और जब वो S2 से पास करेंगी, अगर S2 S1 से के पैरेलल है तो एज इट इज़ S1 के अंदर से पास कर जाएंगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर S1 पैरेलल नहीं है, जैसे कि इस सेकंड फिगर में हमारे पास दिखा रखा है, तो पहले तो क्या क्या किया, जो S1 था उसने तो क्या काम किया कि जो हमने बहुत सारी वाइब्रेशन बहुत सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी थी सी से S1 के बीच में, S1 के अंदर से पास होने के बाद और सारी वाइब्रेशंस तो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। जो वाइब्रेशन केवल S1 के पैरेलल है एग्जैक्टली वो वाइब्रेशन मिलेगी। ऐसा क्यों मिलेगा, अगर सपोज कोई इस तरह की वाइब्रेशन है, आपको इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, तो जैसे ही वो S1 पे आएगी तो वो ब्लॉक हो जाएगा, स्ट्रिंग उस डायरेक्शन में S1 में मूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपके पास एक छोटा सा रास्ता है, ठीक है, उस छोटे हम एग्जांपल लें कि हमारे पास जैसे सपोज इस तरह से एक नैरो रास्ता है, और इस नैरो रास्ते के अंदर से जैसे सपोज इसकी हाइट है 6 फीट की, ठीक है, तो इसके अंदर से अगर आपका क्या हो आपको एक आदमी को इसके अंदर से निकालना है, तो वो एग्जैक्टली पैरेलल तो उसके अंदर से निकल जाएगा। अगर वो इस डायरेक्शन में आदमी इस तरह से खड़ा है तो इसके अंदर से क्रॉस कर जाएगा। इसकी हाइट सपोज 6 फीट की है और इसकी विड्थ है आपकी 2 फीट की, तो आदमी की चौड़ाई तो 2 फीट से ज़्यादा नहीं होगी, तो वो आदमी अगर स्ट्रेट है तो उसके अंदर से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आदमी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की बजाय अगर वो लेट के जाए और इसके अंदर से इस तरह से लेट के वो क्या करना चाहे, क्रॉस करना चाहे, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी विड्थ उस दरवाजे की विड्थ कितनी है, 2 फीट की है, और अभी जब वो आदमी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको क्रॉस करना चाहता है तो वो क्या हो जाएगा, वो कितने फीट का है, 6 फीट का, और उसकी विड्थ है 2 फीट की, तो 2 फीट 6 फीट के अंदर से नहीं जा सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे भी जब आपकी ऐसी डायरेक्शन, जब वो जो उसके एग्जैक्टली पैरेलल रहेगी वो वेव्स तो उसको क्रॉस कर जाएंगी, और उसके अलावा जो अदर वेव्स होंगी वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। अब पैरेलल वेव उसको क्रॉस कर चुकी है, अब पैरेलल वेव के क्रॉस करने के बाद जब S2 में आप S2 को थोड़ा सा रोटेट करते हो, तो जब उसको हल्का सा आप रोटेट अब करोगे तो क्या होगा, कुछ एम्पलीट्यूड क्रॉस कर जाएगा, कुछ एम्पलीट्यूड कट ऑफ हो जाएगा, तो मतलब एम्पलीट्यूड अब क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो और जब फाइनली आप इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कर दोगे तो सारा का सारा एम्पलीट्यूड कट ऑफ हो जाएगा, इस S2 से D पॉइंट पे कोई भी वेव नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। जब आपकी बहुत सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रही हैं और केवल उस वाइब्रेशन को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, दैट फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। अब इसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास लाइट वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स को स्टडी जब
सेंचुरी में हुई तो उसका कैसा नेचर निकल के आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर निकल के आया। और उसमें लाइट वेव के केस में हम बोलते हैं कि लाइट वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, एक डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है, और उसके दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेट करता है। जैसे अगर सपोज हम एग्जांपल लें किस तरह से, जैसे आपका ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी हो गई जेड एक्सिस। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करेगा इस तरह से। और अगर आपका जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, आपका जेड एक्सिस के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरह से, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, अगर हम बोलें जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका और ये होगी जेड एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन दिखाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इस तरह से आपका क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास तीन डायरेक्शंस हो गई, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे एक्स के अलोंग तो मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपको वेव चलती हुई नज़र आएगी, और आपको वाई डायरेक्शन के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है, और जेड एक्सिस के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है। तो अब आपकी जो मान लो सपोज जब हम लाइट की बात करते हैं ना, तो लाइट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो डोमिनेट करता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऊपर। और खासकर जब स्टडी में ये देखा गया, खासकर जब हम ऑप्टिकल फिनोमिना की बात करेंगे तो ऑप्टिकल फिनोमिना में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डोमिनेट करेगा ही। तो जब भी हम लाइट की बात करेंगे दैट मीन्स वाइब्रेशन किसकी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ये कंफर्म रहेगा उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज हमारे पास जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, इस फिगर में फिगर 1.2 में आपके पास एक अनपोलराइज लाइट है इस तरह से, ये फिगर है, इसमें अनपोलराइज मतलब अनपोलराइज लाइट का मतलब हो गया कि आपकी जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की उस लाइट के केस में किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ऐसा क्यों, जैसे कि हम एक एग्जांपल लें एक बल्ब का, बल्ब से लाइट निकल रही है, लाइट के निकलने का कारण क्या होता है, जब आपका कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, ये तो हम उसमें भी पढ़ते हैं। जैसे हमने जब इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट देखा उसमें भी देखा था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एमिट करके आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो क्या हो गया, अब लाइट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, बहुत सारे एटम्स आपके क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, वो एटम्स आपके एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो एटम्स क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, ठीक है। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे तो वो लाइट को एमिट करेंगे। अब जो एक एटम जो लाइट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और वो किसको एमिट कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है। तो जब वो लाइट को एमिट कर रहा है, उस लाइट को की डायरेक्शन क्या होगी, प्रोपोगेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी। अब दूसरा एटम क्या कर रहा है, फिर से क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और जो डायरेक्शन होगी प्रोपोगेशन की, जो डायरेक्शन होगी वाइब्रेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, उसके भी एक सिंगल डायरेक्शन होगी। लेकिन जो आपकी लाइट रे निकलती है वो लाइट रे इन बहुत सारे एटम्स के कारण जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उनके कम्बिनेशन के कारण निकलती है। और ये जो बहुत सारे एटम्स हैं ये रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बल्ब के किसी भी हिस्से में आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लाइट आपकी निकलेगी उसके अंदर क्या होगा, वो पोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड होगी। उस लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन की डायरेक्शन होगी वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो ये आपका एक तरफ बल्ब है, तो इसमें जो लाइट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हो सकती है ये इस तरह से भी हो सकती है, ये आपकी इस तरह से भी हो सकती है, ये आपकी इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी उसकी डायरेक्शन रैंडम हो सकती है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग के केस में अभी डिस्कस किया था। अब हम क्या करें, एक कोई ऐसा क्रिस्टल
जैसे हम एग्जांपल जो हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल हम उसमें लगा दें, जैसे कि हम टर्मलिन क्रिस्टल को अगर अनपोलराइज लाइट के सामने लगा दें तो उसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है, जो यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपकी ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसके अंदर बीच में, ये क्या है, इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। टर्मोलिन क्रिस्टल हमने यहाँ पे लगा दिया, पी जिसका नाम है। तो इसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक क्या होगा, जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है इस क्रिस्टल से जब पास करेगी तो ये क्रिस्टल उसी लाइट को अपने अंदर से पास करने देगा जो कि उसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल है, जो वाइब्रेशन उन्हीं को पास करने देगा, उसके अलावा सभी वाइब्रेशन को ब्लॉक कर देगा। तो अब क्या हो गया, हमने इस क्रिस्टल को इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग काटा है और ये क्रिस्टल इस तरह का है कि ये क्या करने देगा, जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, जो मतलब ये उस स्लिट का ही काम कर रहा है जो हमने पिछली फिगर में डिस्कस किया था ना, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जो ये स्लिट S1 और S2 डिस्कस करी थी, ये क्रिस्टलोग्राफिक जो आपका जो ये आपका क्रिस्टल है, टर्मोलिन क्रिस्टल है, जिसको हमने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग कट किया है, ये किसका काम करेगा, जो ये स्लिट हैं S1 और S2 हमने ली थी इन्हीं का काम करेगा। तो ये क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन होगी उसमें तो वेव लाइट को अपने अंदर से पास करने देगा, उसके अलावा जो भी वाइब्रेशंस हैं उनको सबको ब्लॉक कर देगा। तो मतलब इसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को आगे जाने दिया, इसको हम इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज, ये लाइट कौन सी हुई, पोलराइज्ड लाइट हुई। ठीक है, उसके बाद हमने ये पहले क्रिस्टल हमने पी लिया था, अब इस फिगर के ही बी पार्ट में हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक और क्रिस्टल ले लेते हैं ए नाम का, ये जो क्रिस्टल हमने ले रखा है ए नाम का। अब इस क्रिस्टल को भी हम क्या करते हैं, बी ने पी क्रिस्टल ने तो क्या काम किया, इस लाइट को पोलराइज करने का काम किया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की जब हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डोमिनेट करता है, ये देख चुके हैं हम। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जब हम इस क्रिस्टल पी को तो हमने फिक्स रखा और जब हम क्रिस्टल ए को रोटेट करेंगे फर्दर यहाँ पे, तो क्या होगा, जो आपका लाइट की जो आपको पोलराइज लाइट मिल रही थी उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो जो आपकी इंटेंसिटी होती है लाइट की, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इंटेंसिटी भी कम हो रही है। तो यहाँ पे जब आप इसको देख रहे थे तो आपको यहाँ पे आप खड़े होके देख रहे हो इसको, ठीक है, तो जब आपका इसके अंदर से जब ये दोनों एक, जब हम फिगर इस सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जब दोनों क्या हैं, ए और पी दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यहाँ पे। जब आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे फिगर सी के अंदर ए क्रिस्टल को, तो एक क्रिस्टल को रोटेट करने के बाद जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, इसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फिगर में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जब आप इसको बिल्कुल पैरेलल कर दोगे, यहाँ पे आपको बहुत चमकदार इस फिगर में आपको बहुत चमकदार लाइट दिखाई दे रही थी, यहाँ पे उस लाइट की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, उसकी थोड़ी सी चमक कम हो चुकी है। जब आप फिगर सी में हम देखेंगे यहाँ पे, तो फिगर सी में हमने क्या कर दिया, ए को पी के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर चुके हैं। तो अब इसने क्या कर दिया, जो प्रोपोगेशन जो वाइब्रेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और ए से आगे कोई भी प्रोपोगेशन आपकी नहीं पहुंचेगी तो आपको लाइट की कोई भी ब्राइटनेस वहाँ पे नहीं दिखेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मिल रहा है पोलराइजेशन बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि आपकी जो लाइट वेव है, जो आपने ये पोलराइजेशन देखी, अगर ये पोलराइजेशन आपको एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस लाइट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
इसमें क्या है, इन केस ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट फ्रॉम क्रिस्टल पी द वाइब्रेशन आर कन्फाइंड टू ओनली वन डायरेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो अगर आपको क्या मिले, डायरेक्ट एक ही प्लेन में लाइट मिले तो आप उसको क्या बोलोगे, लीनियरली पोलराइज लाइट बोलोगे, एक ही डायरेक्शन में अगर आपको लाइट मिलेगी। यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो टर्मिलिन क्रिस्टल आपने ले लिया, ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर ये होगी जो डॉटेड लाइन से दिखा रखी है ना, ये वाली इसकी क्या होगी, एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गई। अब जब आपका लाइट वेव, अब वो इस फिगर में यहाँ पे आने से पहले जो लाइट है वो आपकी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम एक्सटेंड कर दूँ मैं इस लाइन को, तो आपकी यहाँ पे जो लाइट इसमें आ रही है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट आपकी यहाँ पे मिल रही है। अब जो ये अनपोलराइज लाइट इस क्रिस्टल के ऊपर आएगी, ये क्रिस्टल क्या करेगा, इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग क्या कर देगा, इसको आगे भेज देगा। तो आपको एक ही डायरेक्शन में लाइट मिलेगी। तो एक ही डायरेक्शन में अगर आपको लाइट मिलेगी तो वो किस प्लेन के अलोंग मिलेगी, आपको EHGF के अलोंग मिलेगी। तो जो ये EHGF प्लेन होगा जिसके अंदर आपको इस क्रिस्टल के पास करने के बाद लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिस प्लेन के अंदर आपका वाइब्रेशन दिखा रहा है उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये EFGH जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हमारे पास ABCD सपोज प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन, ये ABCD प्लेन जो हमें मिल रहा है ये आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद ऑर्डिनरी और नेचुरल लाइट इज़ अनपोलराइज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कारण है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक जो लाइट के प्रोड्यूस होने का, वो क्या है कि एटम ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में वहाँ से आपकी लाइट निकल सकती है। तो इसलिए जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट होगी वो कैसी रहेगी, बल्ब से जो निकल के आ रही है अनपोलराइज्ड लाइट आपकी रहेगी, ठीक है। और उसको हम बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। ये भी हम देख चुके हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर डोमिनेट करेगा। उसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।